अंटार्कटिका में एक ज्वालामुखी है, माउंट एरेबस। पृथ्वी के सुदूर दक्षिणी छोर पर एक सक्रिय ज्वालामुखी। एरेबस लगातार डी गैसिंग के जरिए सोना उगलता है। उसकी गैस में छिपा सोना सूक्ष्म क्रिस्टल के रूप में दूर तक जाता है। लेकिन एक ज्वालामुखी है जो सोने से भी दुर्लभ धातु उगलता है, हमारे ही महाद्वीप एशिया में। जिस द्वीप पर यह है उसकी वजह से दो देशों का गहरा मनमुटाव है। इतना कि दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुए 81 साल बीत गए, लेकिन इन दोनों ने युद्ध खत्म करने के शांति समझौते पर आज तक दस्तखत नहीं किया। अब फिर से उस द्वीप की दावेदारी दोनों के बीच तनातनी की वजह बन गया है। ये दोनों देश हैं रूस और जापान, और दोनों के बीच तनाव की ताज़ा वजह बने हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मैप पर देखिए, ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर है। यहाँ छोटे डॉट्स जैसी दिखने वाली ये घुमावदार बनावट एक द्वीप समूह है। लगभग 1300 किलोमीटर में फैली द्वीप श्रृंखला। इस भौगोलिक कर्व के ऊपर रूस का कमचटका प्रायद्वीप है और नीचे की ओर जापान का होक्काइडो। देखने में लगता है मानो ये द्वीप समूह रूस और जापान के बीच कोई भौगोलिक सूत्र हो, लेकिन असल में यही उनके रिश्तों में सबसे बड़ी दीवार है। इसे कहते हैं कुरिल श्रृंखला। वैसे तो इस द्वीप समूह में 56 द्वीप, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स यानी उपद्वीप और चट्टानें हैं, लेकिन जापान और रूस में मुख्य झगड़ा 4 द्वीपों पर है: एतोरोफू, कुनाशिरी, शिकोतान और हाबोमाई। मानचित्र में देखिए, ये चारों जापान के होक्काइडो द्वीप के नज़दीक हैं। अब यहाँ फंसता है पेच। चारों द्वीपों के नाम बता दिए, लेकिन अगर इन्हें सामूहिक तौर पर पुकारना हो तो क्या कहेंगे? जवाब है, इसी नाम का तो झगड़ा है। 2 नाम हैं इसके। जापान कहता है नॉर्दर्न टेरिटरीज यानी उत्तरी भूभाग, और रूस कहता है सदर्न कुरिल्स। अभी ये रियल एस्टेट किसका है, रूस या जापान? किसके पास है इसका मालिकाना हक? जवाब कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अभी बेशक ये रूसी नियंत्रण में हो, लेकिन केवल 81 बरस से। इससे पहले ये जापान का भूभाग था। शॉर्ट स्टोरी ये है कि दूसरे विश्व युद्ध के आखिर में यानी 1945 में तब के सोवियत संघ ने इस पर नियंत्रण कर लिया था। तब से उसने कंट्रोल बनाया हुआ है। लेकिन इस तरह के ज़मीन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय विवादों में दावेदारी इतने शॉर्ट टर्म पर निर्भर नहीं होती। एक बैकग्राउंड कहानी भी होती है जो इतिहास में ले जाती है। जैसे जापान कहता है कि 7वीं-8वीं सदी में ही उसके लोग यहाँ पहुँचे थे, और आइनू नाम का एक समूह था जो कुरिल आइलैंड्स के मूल निवासी थे। रूस भी आइनू का नाम लेता है, लेकिन इस दावे के साथ कि 18वीं सदी में वो रूसी नागरिक हो गए थे। नॉर्थ कैरोलिना जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ के साल 1993 का ये संस्करण देखिए। इसमें द्वीप समूह पर दावेदारी का विस्तृत इतिहास है। इसके मुताबिक सन 1855 में रूस और जापान में एक समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि एतोरोफू के उत्तर में कुरिल द्वीप श्रृंखला पर रूस को संप्रभु अधिकार मिला और एतोरोफू समेत दक्षिण के द्वीप जापान के पास आए। एतोरोफू भी जापानी संस्करण है नाम का, वरना रूस तो इसे इतुरूप कहता है। फिर से मैप देखिए, यहाँ ओखोत्स्क सागर में ये द्वीप सखालिन। समझौते में तय हुआ कि इस पर दोनों देशों का नियंत्रण होगा। फिर 1875 में एक और ट्रीटी हुई, स्वैपिंग की। सखालिन 2 कुरिल्लो। बात हुई कि जापान समूचा सखालिन रूस को ट्रांसफ़र करेगा और बदले में इस उरूप या उरुप्पू के उत्तर में 18 द्वीप जापान को मिल जाएंगे। ये इंपीरियल जापान यानी साम्राज्यवादी जापान का दौर था। जिन 4 द्वीपों पर अभी विवाद है वो तो उसके पास थे ही, अतिरिक्त भी मिल गए। कुरिल श्रृंखला के कमोबेश सभी द्वीप। फिर कोरिया और मंचूरिया में दबदबे की प्रतिद्वंदिता को लेकर 1904 में हुआ रूस जापान युद्ध। 1905 में पोर्ट्समाउथ संधि हुई और लड़ाई खत्म हुई। फिर से भूभाग की अदला बदली हुई। जापान को सखालिन द्वीप का दक्षिणी हिस्सा मिल गया। मतलब कुरिल के विवादित द्वीप तो उसके पास रहे ही, सखालिन का भी हिस्सा मिल गया।
तब का जापान मौजूदा जापान जैसा पैसिफिस्ट नहीं था। सेना के दम पर भूभागीय विस्तार में रुचि थी उसकी। इस सब के चक्कर में वर्ल्ड वॉर हुआ। जापान और सोवियत संघ, जिसका रूस भी हिस्सा था, प्रतिद्वंदी खेमों में थे, लेकिन रूस ने जापान पर हमला करने से दूरी बनाकर रखी। फिर फरवरी 1945 में सोवियत, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक करार हुआ। इसके मुताबिक सोवियत ने वादा किया कि जर्मनी के आत्मसमर्पण के 3 महीने के भीतर जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल होगा। नाजी जर्मनी ने मई 1945 में हथियार डाले। अब फोकस जापान पर था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया। इसी के साथ सोवियत ने भी जापान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद के हफ्तों में सोवियत सेना ने सखालिन के साथ साथ कुरिल द्वीप श्रृंखला पर भी कब्जा कर लिया। उन 4 द्वीपों पर भी जो बंटवारे में दशकों पहले जापान के हिस्से आए थे। वर्ल्ड वॉर भले खत्म हो गया हो, लेकिन द्वीपों के विवाद के चलते दोनों देशों के बीच अब तक औपचारिक शांति समझौता नहीं हो पाया है। हाँ, 1956 में एक संयुक्त घोषणा की गई थी कि तकनीकी रूप से दोनों युद्ध की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन रिश्ता कभी दुरुस्त नहीं हुआ। अभी इस इतिहास को रिवाइज करने की वजह है व्लादिमीर पुतिन। वो 13 अगस्त को इतरोफू द्वीप पहुंचे। रूस इसे इतरूप कहता है, जैसा कि बताया था। कुरिल श्रृंखला का ही यह हिस्सा है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी है टास। इसके मुताबिक ये पहली बार है जब पुतिन ने द्वीप समूह की यात्रा की है। पुतिन की ये यात्रा साइबेरिया और रूसी सुदूर पूर्व के बड़े दौरे का हिस्सा है। अगले महीने 18 से 20 सितंबर को रूसी संसद के निचले सदन डूमा के लिए चुनाव होना है। यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद ये पहला संसदीय चुनाव होगा। हालांकि इसे पुतिन की वॉर पॉलिसी पर वोटिंग नहीं माना जा सकता, क्योंकि रूस में चुनावों की निष्पक्षता संदिग्ध है। वापस इतरोफू या इतरूप पर आते हैं। पुतिन ने यहाँ एक स्कूल, अस्पताल और फिश प्रोसेसिंग प्लांट का दौरा किया। पुतिन बस यात्रा करने तक सीमित नहीं रहे, भूभागीय दावे का जिक्र भी छेड़ दिया। उन्होंने कहा, जापान ने रूस को खतरे का एक बड़ा स्रोत बताया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जापान के लिए खतरा नहीं हैं, बल्कि उसने हमारे देश के खिलाफ क्षेत्रीय दावे किए हुए हैं। टोक्यो में रूसी दूतावास ने भी कहा कि ये द्वीप रूस का अभिन्न अंग है और वैध अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर ही रूसी क्षेत्र में आता है। इस घटनाक्रम पर जापान की क्या प्रतिक्रिया आई? बहुत नाराज हुआ है जापान। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने टोक्यो में मीडिया से बात की। उन्होंने पुतिन की यात्रा को बिल्कुल अस्वीकार्य और जापान के भूभागीय दावे के विरुद्ध बताया। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगिकी ने कहा कि होक्काइडो के नज़दीक ये द्वीप ऐतिहासिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जापान का हिस्सा हैं। उन्होंने रूस के राजदूत निकोलाई नोज़द्रेव को भी तलब किया। अब समझते हैं कि जिन द्वीपों पर दोनों देशों में ठनी है उसका महत्व क्या है। इतरोफू, कुनाशिरी, शिकोतान और हाबुमाई द्वीप, यानी 4 विवादित आइलैंड, ये अपने साथ कई तरह के फ़ायदे लाते हैं। मसलन मछली पकड़ने के समृद्ध भंडार तक पहुंच और अहम खनिज भंडार। वीडियो की शुरुआत में हमने एक ज्वालामुखी का जिक्र किया था, जिससे सोने से भी ज़्यादा दुर्लभ धातु मिलती है। रूस इसे माउंट कुदयावी कहता है और जापान में इसका नाम है मोयोरोदाके। ये इतरोफू या इतिरूप द्वीप पर है। पुतिन यहीं पहुंचे थे। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्ञात जानकारी में आखिरी बार इसमें विस्फोट हुआ था साल 1999 में, और ये ज्वालामुखी दुनिया के कुछ गिने चुने रेडियम भंडारों में शामिल है। कैसे मिलता है सेरेनियम? ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्म गैस से। वो गैस ठंडी होकर क्रेटर की चट्टानों पर जम जाती है। नेचर जर्नल में छपी मई 1994 की ये रिपोर्ट देखिए। इसमें बताया गया है कि माना जाता है ज्वालामुखी लगातार गर्म गैसें छोड़ता रहा है। इन हॉट गैस जेट्स में से एक के पास वैज्ञानिकों को सतह के ठीक नीचे शुद्ध रेडियम सल्फाइड मिला। आर्टिकल में बताया गया है कि ये पहला ज्ञात मामला था जब पूरी तरह से शुद्ध रेडियम धातु इस तरह पृथ्वी पर पाया गया हो। इस खोज से पता चला कि अंडरग्राउंड मैग्मा से निकलने वाली गैसें रेयर केमिकल एलिमेंट्स को इकट्ठा करने और उन्हें फैलाने में बेहद प्रभावी हैं। सिल्वर वाइट रंग का रेडियम पृथ्वी पर सोने से भी कम मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। पृथ्वी के क्रस्ट यानी हमारे इस ग्रह की सबसे बाहरी परत
में रेडियम लगभग 1 पार्ट प्रति बिलियन की मात्रा में पाया जाता है, जबकि इसकी तुलना में सोना कई गुना ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पार्ट्स पर बिलियन, जिसे शॉर्ट में PPB कहते हैं, वो मात्रा का बहुत ही छोटा माप है। सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब है किसी पदार्थ का एक हिस्सा किसी दूसरे पदार्थ के कुल 1 अरब हिस्सों में छिपा हुआ हो, मानो किसी विशाल स्विमिंग पूल में स्याही की एक बूंद। रेडियम व्यावसायिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी जिस तापमान पर पहुंचकर ये पिघलता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, 3180 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जेट इंजन उत्पादन, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिक उपकरणों में किया जाता है। इस क्षेत्र का सामरिक महत्व भी है। कुरिल द्वीपों से उत्तर की दिशा में ओखोत्स्क सागर और उत्तरी जलडमरू मध्यों का पानी ठंड के मौसम में जमने लगता है। ये समुद्री जहाज़ों के मूवमेंट में बाधा बनता है। दक्षिणी कुरिल द्वीपों के बीच तेज़ समुद्री धाराओं की वजह से यहाँ कभी पानी नहीं जमता। इससे रूस का प्रशांत बेड़ा व्लादिवोस्तोक से प्रशांत महासागर तक स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है। ये द्वीप समूह रूस के ओखोत्स्क सागर की रक्षा करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में रूस की परमाणु पनडुब्बियाँ तैनात रहती हैं। यहाँ रूस का सैन्य ढांचा भी है। क्या रूस और जापान ने कभी विवाद सुलझाने की कोशिश नहीं की थी? 2018 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने पुतिन के साथ एक अनौपचारिक समझौता किया। विवाद को सुलझाने के लिए एक रूपरेखा पर बातचीत हुई। बाद में दोनों देशों के निचले स्तर के सरकारी अधिकारियों के बीच भी वार्ता हुई। इससे पहले कि कुछ ठोस हो पाता, 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद जापान ने रूस से जुड़े कई लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए। इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध फिर बिगड़ गए। अब आखिर में टाइमिंग की बात। पुतिन जहां पहले कभी नहीं गए, वहां अब क्यों गए? कई विशेषज्ञ उनकी यात्रा को वैश्विक सैन्य संदर्भ में देख रहे हैं। अभी 12 अगस्त को ही उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया था। इस परीक्षण का फौरी संदर्भ गहरा होने लगता है जब ये पता चले कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया समेत इंडो पैसिफिक में अपने आधुनिक एयर डिफेंस वहाँ से डाइवर्ट कर दिए हैं। उन्हें ईरान से लड़ने के लिए पश्चिमी एशिया भेज दिया है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन से लगातार अमेरिकी सैनिकों के बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य की खबरें आ रही थी। इसके बाद USS जॉर्ज वॉशिंगटन को उधर रवाना किया जा रहा है। साफ है कि ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका की सैन्य ताकत पश्चिमी एशिया में केंद्रित हो रही है। इससे पैदा हो रहे मिलिट्री वैक्यूम का फ़ायदा रूस, उत्तर कोरिया और चीन जैसे देशों को हो रहा है। हमने इन दोनों विषयों को विस्तार से कुछ हालिया वीडियोस में कवर किया था। आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए।